आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और स्टेबल करने की कोशिश करने में वो अपने आप को डिके कराते हैं किसी स्टेबल न्यूक्लियस पहुंचने के लिए। तो इस प्रोसेस में अल्फा बीटा गामा तीन तरह के डिके पॉसिबल हैं, और इन तीनों की जो अल्फा बीटा गामा की जो रेज निकल रही हैं इस प्रोसेस में उनको हम अल्फा बीटा डिके कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं इसको कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज from unstable nucleus is called radioactive decays, ठीक है। अभी अल्फा बीटा गामा क्या है इनके बारे में समझते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब हीलियम के पास आपको पता है कि हीलियम को हम लिखते हैं 4He2। तो इसके पास दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होगा उसको हम अल्फा पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। हम कभी कभार इसको भी अल्फा पार्टिकल कह देंगे, बट ये ध्यान रखना है कि इसके न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन्स हटाने के बाद जो न्यूक्लियस बचा है उसको हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, इसके पास चार्ज होगा +2e के बराबर इसके पास चार्ज होगा, ठीक है। इसका मास कितना होगा, मास आप कह सकते हो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है? तो बीटा पार्टिकल दो तरीके से डिफाइन किया जाएगा। एक होगा बीटा माइनस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा माइनस पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा होता है बीटा प्लस पार्टिकल, ये होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट, मतलब जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज, बस उसको पॉजिटिवली चार्ज बना देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इसको हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन इज कॉल्ड बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है। तो एक होता है बीटा माइनस पार्टिकल, एक होता है बीटा प्लस पार्टिकल। ये दोनों जब निकलते हैं उसको हम बीटा डीके कहते हैं। गामा, या उसके पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, एंटी पार्टिकल क्या है। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल हो सकता है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मासेस खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और सारा का सारा मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अ पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ another antiparticle of other particle when they meet, they destroy each other and converts to energy, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है एक +3 है तो एक -3 है, +3 -3 मिलते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, मतलब उनके मासेस 0 हो जाते हैं।
और +3 और -3 को आप एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कह सकते हो, और ये जब दोनों मिलते हैं तो मासेस 0 हो जाते हैं और सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मास 0 हो जाएगा। ये होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जस्ट अपोजिट नेचर होता है उसका, वो जो दोनों मिलते हैं तो मासेस कैंसिल होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के, और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, फिर बीटा पार्टिकल दो तरीके क्या होते हैं। इसी का मदद से मैंने एंटी पार्टिकल बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पॉजिट्रॉन यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरा होता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल बेसिकली एक तरीके से फोटॉन्स को कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है, और गामा पार्टिकल उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही नाम है, और इसको आप कह सकते हो कि ये फोटॉन है। ठीक है, तो हम गामा पार्टिकल को कहते हैं कि दे आर एनर्जेटिक photons in the order of mega electron volt and rest mass 0। ठीक है, मतलब अगर ये फोटोन अगर रुक जाएगा तो उसका कोई मास नहीं होगा, जब फोटोन चलेगा तभी इसका मास होगा, और चलने से मोमेंटम होता है, जो हम लोगों ने डी ब्रॉय लॉ में पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत हाई होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। कैसे निकलेगा ये हम लोग आगे सीखते हैं। अब इन तीनों पार्टिकल के बारे में सीखने के बाद अब तीनों डीकेस के बारे में हम सीखेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। पहला हम लोग सीखेंगे अल्फा डीके क्या होता है और इसमें क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है AXZ का, और अगर ये डीके करता है और अल्फा पार्टिकल निकालता है, तो इसका जो मास नंबर होता है ये 4 से कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 से कम हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 4He2 है, इसका न्यूक्लियस है, तो मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। ये A है तो इनका सम भी A के बराबर ही आएगा, ये Z है तो इनका सम भी Z के बराबर आएगा, और इस प्रोसेस में एक एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको मैं Q वैल्यू या सिर्फ Q लिख दूंगा तो ये एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये अल्फा डीके की रिएक्शन है, जिसमें ये जो पार्टिकल निकला है इसको अल्फा पार्टिकल हम लोग कह रहे हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस X का स्टेबल न्यूक्लियस, या ये भी हो सकता है अनस्टेबल होगा तो ये फिर से डीके कर सकता है, अल्फा डीके बीटा डीके, लेकिन ये अनस्टेबल था, ये डीके होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है और न्यूक्लियस बदल जाता है। ठीक है, इसका अगर हमें मास डिफेक्ट लिखना है, तो मास डिफेक्ट जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन की लिख रहे हैं तो आपको या तो आपको पूरा वही बेसिक से जाना है कि न्यूक्लियस का मास यहाँ पे, न्यूक्लियस का मास यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ये समझें कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मासेस बदले होंगे, और मासेस अगर बदले होंगे तो जो मास इसका होगा वो बड़ा होगा, जो इनका मास होगा वो छोटा होगा, और बड़े मास में से छोटा मास घटा देंगे तो आप इसको भी मास डिफेक्ट कह सकते हो, या चेंज इन मास कह सकते हो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो इसका डेल्टा हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ AXZ माइनस एटॉमिक मास ऑफ A-4YZ-2 माइनस एटॉमिक मास ऑफ 4He2। तो इस रिएक्टेंट के मास में से इस प्रोडक्ट के मासेस अगर हम घटा देते हैं तो जो मिलता है उसको हम डेल्टा M कहेंगे। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा M को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 931.46 से, तो आपको ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की मिल जाती है। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस Y और अल्फा पार्टिकल में ब्रेक हुआ।
और ये इसका डेल्टा एम निकालने का तरीका है, डेल्टा एम निकल जाएगा तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकलती है। ठीक है, आगे हम लोग ये सीखते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो गई कहां। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो भी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है वो एनर्जी जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्रोडक्ट आगे जाके टकराएंगे वो अलग बात है, टकराने से कोलिजन होगा, हीट निकलेगी, वो अलग चीज है, लेकिन फर्स्ट जो एनर्जी कन्वर्ट होकर निकलती है वो एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एनर्जी रिलीज इन डीके will be in the form of kinetic energy of product। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो अब हम ये चाहेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट जो निकले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से डिस्कशन करते हैं और इसके लिए आप ये समझें कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था एक्स का। ठीक है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है एक्स का जो कि रेस्ट में रखा हुआ था। सडनली ये अनस्टेबल होने के कारण दो पार्ट में टूट जाता है, एक न्यूक्लियस बनता है वाई का और एक बनता है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, वाई का न्यूक्लियस इधर ट्रेवल कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस इधर ट्रेवल कर रहा है। अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये जो रिएक्शन हुई है इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हुई है, प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुई है, और साथ ही साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद इंटरनल अनस्टेबिलिटी के कारण डिके हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। मान लिया जाए कि ये y है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के वाई में लिखता हूं और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी के अल्फा लिखता हूं। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी ये y की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, जैसे हमने अभी सीखा। ठीक, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। मतलब ये जितने मोमेंटम से राइट में जा रहा होगा उतने ही मोमेंटम से ये लेफ्ट में जा रहा होगा। मतलब जितना मोमेंटम y का होगा उतना ही मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का होगा। वैल्यू दोनों की सेम होगी, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो मोमेंटम हम लिख सकते हैं √2 km। ठीक है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी पता है तो √2 km ये हो गया y का मोमेंटम, और यहां से आ जाएगा 2 k अल्फा m अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। ठीक, यहां से रूट हटा देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा के वाई इंटू एम वाई इज इक्वल टू के अल्फा इंटू एम अल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को अगर हम सॉल्व करके निकालना चाहें तो जो y की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी q टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी q टाइम्स ऑफ मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। ये दोनों प्रोडक्ट के जो मिले हैं y और अल्फा, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी में अगर हम रिलेशन का ध्यान दें तो Q तो दोनों में सेम है, नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है, लेकिन y की काइनेटिक एनर्जी में अल्फा का मास आया है और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी में y का मास आया है। ठीक है, इसका मतलब यह रहेगा कि जिसका मास ज्यादा है, जैसे मान लो y का मास ज्यादा है तो y का मास ज्यादा है तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अल्फा का मास कम है तो y की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गन और बुलेट की होती ही थी मैकेनिक्स में। तो जब गन से बुलेट फायर होती थी तो गन पीछे रिकॉइल करती है, बुलेट आगे जाती है, तो वहां पर भी मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि वो इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी है बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। तो बुलेट और गन में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? बुलेट की। मतलब जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और यहां से भी हमको यही समझ में आता है कि अगर अल्फा पार्टिकल का मास कम है, y का मास ज्यादा है, तो y का मास ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मास का रेशियो 1:100 है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 100:1 होगा। तो मतलब जिसका मास हल्का होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जा रहा होगा।
अब हमने जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है, तो अब मान लो एक न्यूक्लियस तो डिके होगा नहीं, बहुत सारे किसी भी सैंपल में आप रेडियो एक्टिव सैंपल में लेंगे तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर रहे होंगे। और जब इतने सारे न्यूक्लियस डिके कर रहे होंगे तो हर डिके में एक एक अल्फा पार्टिकल सबने दिया होगा। अब जब सब अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो सबके लिए रिएक्शन सेम है, मास सेम है, डेल्टा एम सेम है, एनर्जी सेम है, मतलब क्यू की वैल्यू सबके लिए सेम है। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी सबके लिए सेम आनी चाहिए। ठीक है, आपको यह होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल हर डिके में, हर न्यूक्लियस जो डिके करता जा रहा है वह अल्फा पार्टिकल की सेम एनर्जी दे। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑब्जर्व की गई कि ऐसा हो रहा है। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं या इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है एक्चुअली कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग क्यों आ रही है। तो उसके लिए आप ये समझें कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई थी क्यू की, ये क्यू सारी की सारी एनर्जी इस प्रोडक्ट को नहीं मिलती है, बल्कि इसके पैरेलली एक और चीज हो रही होती है। उसमें होता क्या है, जैसे ये है एनर्जी लेवल ऑफ एक्स का, जो कि एक्स अनस्टेबल था और ये कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, एनर्जी लेवल ऑफ वाई, वाई के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहता है डिके होके। तो जब एक्स का न्यूक्लियस डिके होके वाई के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो अपनी एनर्जी को घटाएगा। बट इसके बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेट आती है, यहां पे आती है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ वाई। ठीक है, मतलब यहां पे वाई तो बनता है लेकिन वाई का जो न्यूक्लियस बना है वो अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है। ग्राउंड स्टेट का मतलब, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होती है और उसकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी यही चीज होती है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस की एनर्जी फिक्स है, न्यूक्लियस की भी एक्साइट हो सकता है। न्यूक्लियस की ग्राउंड लेवल की एनर्जी मतलब वो जो ग्राउंड लेवल में है, लेकिन जब न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है तो उसकी एनर्जी हाई एनर्जी भी हो सकती है। तो यहां पर जब एक्स वाई में कन्वर्ट होता है तो इंटरमीडिएट स्टेट में ऐसा पाया गया कि वाई का न्यूक्लियस बनता तो है लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता है, ये वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करके लौटता है। ठीक है, और जब वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करके लौटता है तो इस प्रोसेस में ये एक एनर्जी रिलीज करता है और ये जो एनर्जी रिलीज करता है ये गामा रेस के फॉर्म में रिलीज करता है। आप लोगों ने पता है आप लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो वेव रिलीज करता है, वैसे ही ये न्यूक्लियस जो हाई एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो ग्राउंड लेवल पे आता है, एनर्जी लेवल में मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे ग्राउंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये भी एनर्जी लेवल ऑफ वाई ग्राउंड वाला है। ठीक है, और ये एक्साइटेड वाला है। तो एक्स का न्यूक्लियस वाई के न्यूक्लियस में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में वाई का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बनता है। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है वापस, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज करता है ये गामा रेस के फॉर्म में करता है। मतलब इसी को हम गामा डीके भी कह सकते हैं। मतलब अल्फा डीके अकेला नहीं हुआ है, अल्फा डीके तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये गामा डीके भी हुआ है। और गामा डीके का मतलब गामा रेस का फॉर्मेशन। और गामा रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस जो वाई का बना था वो अनस्टेबल या एक्साइटेड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में जंप करने पर वो एनर्जी रिलीज करता है, इसको हम लोग गामा रेस कहते हैं। ठीक है, अब ये गामा रेस अपने संग कुछ एनर्जी लेके चली जाएगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, हमने ऐसा माना कि सारी एनर्जी जो रिलीज हुई है वो प्रोडक्ट में अल्फा पार्टिकल और वाई ने आपस में बांट ली है। बट एक्चुअली ये गामा रेज अपने संग कुछ एनर्जी लेके चली जाएगी। वाई का जो न्यूक्लियस है वो उसकी भी एक्साइटेड लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो किसी और एक्साइटेड लेवल का न्यूक्लियस बनता और फिर जंप करता तो गामा रेज अलग एनर्जी लेके जाता। किसी एक्स ने वाई का एक्साइटेड स्टेट यहां पे हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां अलग अलग वाई के एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं। तो एक्स जब वाई के एक्साइटेड स्टेट में बना तो कौन से एक्साइटेड स्टेट में बना हमें नहीं पता, लेकिन जिस भी एक्साइटेड स्टेट में बनेगा, लेकिन जब वो ग्राउंड में जंप करेगा तो गामा रेज जो रिलीज करेगा वो गामा रेज की एनर्जी अलग अलग रेडियो एक्टिव डीके में अलग अलग हो सकती है।
ठीक है। तो x जब y में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहला x जब y में कन्वर्ट हुआ तो गामा रेज अलग एनर्जी लेके गया, दूसरा x जब y में कन्वर्ट हुआ तो गामा रेज अलग एनर्जी लेके गया, और बची हुई एनर्जी को ही अल्फा पार्टिकल और y एक दूसरे में बांटेंगे। ठीक। तो अगर मैं ये कहता हूं कि E इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ गामा रेज अपने संग इतनी एनर्जी लेके चली गई है, तो जो एनर्जी बची, टोटल कितनी रिलीज हुई थी Q की, Q में से जो E ये लेके चला, बचा हुआ ही ये दोनों एक दूसरे को बांटेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि जो y की काइनेटिक एनर्जी है ये Q माइनस E मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। ठीक। E की एनर्जी अल्फा गामा रेज लेके निकल गई है। ठीक। उसी तरीके से हम अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे Q माइनस E मास ऑफ y अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा। तो ये रिलेशन फाइनल रिलेशंस हैं, जहां पे अगर हमें पता है कि गामा रेस कितनी एनर्जी लेके गामा रेस के पास कितनी एनर्जी चली गई, तो हम y और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि गामा रेस कितनी एनर्जी लेके गया है, तो फिर हम यही रिलेशन यूज कर लेंगे Q का, लेकिन गामा रेस की एनर्जी दी गई है कितनी लेके गया है, तो फिर हमको इन रिलेशन से y और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये अल्फा डीके हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके वो न्यूक्लियस करते हैं, एक्चुअली जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से डिसाइड होती है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, बट न्यूट्रॉन अगर एक्सेस में होंगे तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अगर प्रोटॉन भी उस पार्टिकुलर रेशियो, जो स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो चाहिए, उस रेशियो से अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तब भी अनस्टेबल है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तब भी अनस्टेबल है। ठीक है। तो ये डीके तब होता है व्हेन न्यूट्रॉन आर इन एक्सेस। न्यूट्रॉन जब एक्सेस में होते हैं तब ये डीके होता है। अब इस डीके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो एक्सेस में है तो वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकलता है जिससे कि चार्जेस बैलेंस हो पाए। और चार्जेस को बैलेंस करने के बाद यहाँ पे एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है। ये पार्टिकल इसलिए निकलता है जिससे कि मोमेंटम और एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ा। तो न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ा ये जानने के लिए आप ये समझें कि अगर ये AXZ था, तो ये जब बीटा माइनस डीके करेगा, बीटा माइनस डीके करता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या टोटल नंबर जो थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के उनमें कोई फर्क पड़ा? नहीं। अगर न्यूट्रॉन 50 थे और प्रोटॉन 50 थे तो टोटल नंबर इनके पहले 100 थे, मतलब मास नंबर 100 था। अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रॉन जो 50 थे वो 49 हो गए, प्रोटॉन जो 50 से 51 हो गए, टोटल सम के अभी भी 100 है, मतलब मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसी को हम लोग बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर की रिएक्शन जिसमें ये X इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। अब अगर हम इसका मास डिफेक्ट लिखना चाहते हैं, ये तो बीटा माइनस डीके की रिएक्शन हो गई जिसमें मास नंबर सेम रहा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। तो अगर हम मास डिफेक्ट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हमें यहां पर यह देखना है कि इसके न्यूक्लियस का मास कितना है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके न्यूक्लियस का मास हम कैसे निकाल सकते हैं? हम पूरे एटॉमिक मास को लेते हैं इसमें से Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो क्या ये इसके न्यूक्लियस का मास आ जाएगा? क्योंकि किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे एटम में से Z इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो इसके न्यूक्लियस का मास आ गया। माइनस यहां पे हमको Y के न्यूक्लियस का मास घटाना है, तो Y के न्यूक्लियस का मास घटाना है तो Y का जो एटॉमिक मास है AYZ+1,
इसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स घटाने हैं, Z+1 इलेक्ट्रॉन के मासेस को घटाना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर Z+1 है, इसका मतलब Z+1 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ प्रोडक्ट में आता है, तो इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को और घटा देंगे। ठीक है, जिससे कि क्योंकि ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर ही हुई हैं, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही है इस समय, तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास निकाल देंगे। बाद में ये न्यूक्लियस के बाहर आता है वो अलग बात है, लेकिन हमें जब न्यूक्लियर रिएक्शन देखनी है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो रहा था, तो हमने इसके मास, इसका न्यूक्लियस का मास निकाला माइनस इसके न्यूक्लियस का मास निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके मास को घटा दिया। ये -ZMe है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा +Z+1Me। ये मैं अभी खाली Z वाली बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा +Z+1Me, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब घट जाएगा तो सिर्फ ZMe बचेगा। ये -ZMe और +ZMe कैंसिल हो जाएगा, और बीटा माइनस डीके का जो मास डिफेक्ट की इक्वेशन होती है वो होती है एटॉमिक मास ऑफ AXZ माइनस एटॉमिक मास ऑफ AYZ+1। सिर्फ इतने से ही आपको मास डिफेक्ट मिल जाता है, और एक बार मास डिफेक्ट मिल गया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा M इंटू 931.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको मास डिफेक्ट की इक्वेशन याद रखनी है, और एनर्जी रिलीज यहां से निकल जाएगी। न्यूट्रॉन इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये पार्टिकल मैं पहले ही बता चुका हूं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक, आप ये भी कह सकते हो इस रिएक्शन में कि एंटी न्यूट्रिनो हम लोग क्यों ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई प्रोडक्ट में, ये दोनों बन रहे हैं, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई। तो हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए थी, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। इसका मतलब कुछ एनर्जी कहीं और जा रही होगी, और जो एनर्जी कहीं और गई है वो ये पार्टिकल लेके चला जाता है। ठीक, इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि Y और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो आप लिखते कि Y की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए Q टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछते तो ये लिखते मास ऑफ Y अपॉन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। ठीक, अब यहां पर आपको यह भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल मास का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास इस Y के मास से बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसका मतलब यह होता है कि मैक्सिमम एनर्जी 99.99% एनर्जी जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, और इस रिएक्शन में मैक्सिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होती है। ये हम तब लिख रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आई है Q वैल्यू से, ये इतनी एनर्जी आनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली मैंने जैसे बताया कि कुछ एनर्जी ये भी लेके चला जाता है, और अगर हम ये लिखते हैं, अच्छा इसमें हमें ये समझना है कि जो एनर्जी है QE नहीं KY होगा, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि Y का मास बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन Y की काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये रिलेशन तब तक सही है जब तक हम ये मान रहे हैं कि सारी एनर्जी जो रिलीज हुई इन दोनों ने आपस में बांट ली। बट एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एनर्जी ये पार्टिकल अपने साथ लेके चला जाता है, और अगर कुछ एनर्जी ये पार्टिकल अपने संग लेके चला जाता है तो फिर इस रिलेशन में हम ये लिखेंगे कि जो Y की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जैसे हमने गामा रेस के लिए किया था कि E की एनर्जी वो लेके चला गया, तो अब Y की काइनेटिक एनर्जी इस रिलेशन से आएगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में से भी हम E को माइनस कर देंगे, मास ऑफ Y अपॉन मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जहां पर E क्या है, E हो जाएगा एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, जैसे उस अल्फा डीके में जो एनर्जी लेके गया था वो गामा पार्टिकल था, इस डीके में जो एनर्जी लेके जाएगा वो ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। एंटी न्यूट्रिनो अगर ई की एनर्जी लेके चला जाएगा तो ये रिलेशन यूज करेंगे, और एंटी न्यूट्रिनो अगर कोई एनर्जी लेके नहीं जाएगा तो हमें ये रिलेशन यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके के बारे में।
बीटा प्लस डीके में जैसा आपको पता है कि बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है। और बीटा माइनस डीके तब होता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होना चाहिए था उसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। और बीटा प्लस डीके तब होता है जब प्रोटॉन्स जो हैं वो एक्सेस में है, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा हैं, तो प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो यहां पॉजिट्रॉन निकालते हैं जिससे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। और अगेन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे एक और पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो। और ये पार्टिकल क्यों निकला है, अगेन आप ये कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एनर्जी ये पार्टिकल लेके निकल जाता है, बाकी बची हुई एनर्जी को ही ये जो पॉजिट्रॉन है और जो दूसरा न्यूक्लियस वाई बनेगा वो बांटेंगे। कौन है दूसरा न्यूक्लियस वाई, तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं तो ए एक्स जेड कोई न्यूक्लियस था, ये अपने आप को बीटा प्लस डीके करता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये समझें कि मान लेते हैं कि 50 न्यूट्रॉन थे और 50 प्रोटॉन थे। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन 50 से 49 हो गए, न्यूट्रॉन 50 से 51 हो गए। प्रोटॉन 49, न्यूट्रॉन 51, सम अभी भी 100 है। तो मास नंबर अगर ए था तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रोटॉन एक कम हो गया है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था, तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, प्लस यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकलता है, प्लस आप यहाँ पे न्यूट्रिनो लिख सकते हो क्योंकि ये कुछ एनर्जी लेके अपने संग जाएगा। तो बीटा माइनस डीके में ये Z Z प्लस 1 होता था, बीटा प्लस डीके में ये Z Z माइनस 1 है। तो प्लस है तो यहां माइनस होता है और माइनस था तो यहां प्लस होता है। ठीक है, ये बीटा प्लस डीके की रिएक्शन है। यहां पे अगर हम इसका डेल्टा एम लिखना चाहेंगे तो डेल्टा एम हम कैसे लिखेंगे, अगेन इसके न्यूक्लियस का मास माइनस यहाँ पे न्यूक्लियस का मास, ठीक है, उससे हम डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका डेल्टा एम लिखना है तो इसके न्यूक्लियस का मास कितना है, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ए एक्स जेड, ये इसके न्यूक्लियस का मास है, माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा इसके न्यूक्लियस का मास माइनस। अब हमें इसके न्यूक्लियस का मास लिखना है, क्योंकि सारी रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं, तो हमें न्यूक्लियस के मास में जो चेंजेस आए हैं वो मास का चेंज निकालना पड़ता है और वही मास फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके न्यूक्लियस का कितना मास है, इसके न्यूक्लियस का मास हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ए वाई जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस का मास हो गया। लेकिन क्योंकि एक पॉजिट्रॉन और निकल रहा है तो हमें यहां पर एक पॉजिट्रॉन का मास और घटाना पड़ेगा, जैसे वहां इलेक्ट्रॉन का मास घटा रहे थे, यहां पॉजिट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये माइनस जेड एम ई है, ये माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, जेड माइनस 1 एम ई माइनस एम ई, तो ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ए एक्स जेड माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो दूसरा टर्म है ये हो जाएगा माइनस एटॉमिक मास ऑफ ए वाई जेड माइनस 1, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो जेड माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जब हम इसको खोलेंगे तो माइनस जेड एम ई और प्लस जेड एम ई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस एम ई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के मासेस रह जाएंगे, और इसके मास डिफेक्ट की जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी एटॉमिक मास ऑफ ए एक्स जेड माइनस एटॉमिक मास ऑफ ए वाई जेड माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के मासेस रह जाते हैं। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के मासेस कम है, लेकिन न्यूक्लियस के हिसाब से जब मास डिफेक्ट देख रहे हैं तो बहुत ही कम मास का चेंज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके में ये वाला टर्म नहीं आता था, लेकिन बीटा प्लस डीके में ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 931.46 से, तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहां जाएगी, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये न्यूट्रिनो भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा होगा तो क्या कह सकते हैं, उसको कंसीडर करने के बाद
ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो y की होगी ये हो जाएगा Q माइनस ई, मैं यहाँ पे E माइनस कर दे रहा हूं ऑलरेडी कि कुछ एनर्जी न्यूट्रिनो लेके गया होगा, टाइम्स y की एनर्जी है तो ऊपर अल्फा नहीं सॉरी कौन निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहे हैं पॉजिट्रॉन और y, तो यहाँ पर ऊपर आएगा पॉजिट्रॉन का मास अपॉन E प्लस y का मास, और वही अगर हम पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो Q माइनस ई यहां पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे y का मास अपॉन पॉजिट्रॉन का मास अपॉन y का मास, ये हो जाएगी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, आपको ये पता है कि पॉजिट्रॉन का मास बहुत छोटा होगा y के मास से, तो काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिट्रॉन की होगी वो y की काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा होगी। ठीक, और E क्या है, E हो जाएगा एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो कुछ एनर्जी लेके चला जाएगा तो बची हुई एनर्जी को ये दोनों आपस में बांटेंगे, और इस रिलेशन से अब y और पॉजिट्रॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है आपको, एक तो ये याद रखना है कि प्रोटॉन एक्सिस में होते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन निकलता है, और कुछ एनर्जी ये न्यूट्रिनो लेके अपने संग चला जाता है। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखेंगे, मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर एक से घट जाता है क्योंकि प्रोटॉन एक कम हो गया है, बाकी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं। मास डिफेक्ट की इक्वेशन ये है, एटॉमिक मास ऑफ AXZ माइनस एटॉमिक मास ऑफ AYZ माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से आप डेल्टा एम निकाल कर एनर्जी निकाल लेंगे, और ये एनर्जी इन दोनों के पास चली जाती है y और इलेक्ट्रॉन, तो y की एनर्जी इतनी है और पॉजिट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे बीटा माइनस बीटा प्लस डीके के बारे में हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हमें एनर्जी निकालनी होगी, कैलकुलेट द Q वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डीकेस, ये एक डीके है, ये दूसरा डीके है। आप देख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये बीटा माइनस डीके है, जो पॉजिट्रॉन निकल रहा है ये बीटा प्लस डीके है। आपको इन सब के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं और Q वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि बीटा माइनस डीके है, तो हमको पता है कि मास डिफेक्ट हम निकालना चाहेंगे, तो मास डिफेक्ट हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ 19O माइनस एटॉमिक मास ऑफ 19F, इनका जो डिफरेंस होगा यही मास डिफेक्ट हो जाएगा। तो इनके एटॉमिक, इनके मासेस हमको दिए हुए हैं 19.003576 माइनस 18.998403, ये डेल्टा एम आ जाएगा। Q वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.46 से, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Q वैल्यू आ जाती है 4.816 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली डेल्टा एम निकालना है इसका, जो आपको बताया रिलेशन, और वहां से एनर्जी निकाल लोगे। जो दूसरा रिएक्शन है बीटा प्लस डीके, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या मतलब थोड़ा सा आपको अलग चीज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि मास डिफेक्ट जब हम लिखते हैं बीटा प्लस डीके का, तो बीटा प्लस डीके की रिएक्शन ये है, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ 25Al माइनस एटॉमिक मास ऑफ 25 mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये डेल्टा एम। अब डेल्टा एम में ये दोनों मासेस तो एटॉमिक मास यूनिट में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास हमको एटॉमिक मास यूनिट में नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, या तो आप कैलकुलेट कर लो या उसके बिना भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। Q वैल्यू का मतलब ये होता है कि डेल्टा एम की एनर्जी जब C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एटॉमिक मास ऑफ 25Al माइनस एटॉमिक मास ऑफ 25 mg इंटू C स्क्वायर, मतलब एक टर्म डेल्टा एम वाले में C स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास इंटू C स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म मैं लिख दे रहा हूं, और मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन में यूज करोगे। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में आपको इनके बीच का मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट निकालने में हमको 25Al का मास दिया हुआ है, 25Al का मास दिया है हमको 24.990432 माइनस 24.985839। ठीक है, ये इसके बीच का मास डिफेक्ट आ गया, और आपको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सिंपली जो इन दोनों के मास का डिफरेंस आया है, इस वाले फैक्टर को आप 93.46 से मल्टीप्लाई करोगे तो
तो ये डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मासेस एटॉमिक मास यूनिट में है, तो इसलिए आपको 931.46 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये मास एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, तो ये जो वैल्यू होती है me इंटू सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू जो सी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 0.511, ये ऑलरेडी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाता है। अब अगर हम इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डिफरेंस हम लोग लिखेंगे ये आ जाएगा 0.004593 मल्टीप्लाइड बाई 931.46 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.511, और फाइनल इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो आएगा 3.254 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू है और ये इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीटा माइनस डीके होगा तो सिंपली एटॉमिक मास का डिफरेंस लेना है, बीटा प्लस डीके होगा एटॉमिक मास के डिफरेंस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस करना है। इनका जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये सीधे सीधे 931.46 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो me इंटू सी स्क्वायर आता है इसकी वैल्यू 0.511 है, तो इस वाली वैल्यू की हम 2 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ पे लिखा है 2 का फैक्टर है, 2 इंटू 0.511 करेंगे तो हमें टोटल क्यू वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा अल्फा डिकेस और बीटा डिकेस के बारे में। गामा डिकेस कुछ अलग से नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया। गामा डिके तब होता है जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबिलिटी में बढ़ता है तो बीच में एक उसकी स्टेट आती है जो एक्साइटेड स्टेट में बनता है, और वो एक्साइटेड स्टेट वाला जब वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो वहां पे गामा रेस निकलती है। तो गामा रेस के लिए अलग से कोई चीज नहीं है, वो अल्फा डीके जब हो रहा था, या हो सकता है जब बीटा डीके हो रहे हो तो उसी के साथ साथ गामा डीके भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने आज डीकेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव डीकेज हैं इसमें हमें अब ये पढ़ना होता है कि अगर हम इनिशियल कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेके चले हैं तो अब किसी भी टाइम के बाद डीके अगर हो रहा है तो किसी भी टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके का लॉ जो होता है, ठीक है, हम उस रेडियो एक्टिव डीके के लॉ के बारे में नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।